हेलो एवरीवन। और आज हमारा टॉपिक है साइकेट्रिक या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग। एग्ज़ाम्स की डेट इतनी जल्दी आ गई, मेंटल हेल्थ तो सबकी ख़राब हुई गई होगी। आई होप एग्ज़ाम ख़राब नहीं जाए। आज के दिन हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जितना अच्छा हो पाएगा उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। खुद से भी पढ़ लेना और यहाँ पे जो मेन क्वेश्चंस हो उनको देख लेना। हालांकि इन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद भी आपको ही पढ़ना है। कंटेंट सारा आपके पास होगा और आई होप मेंटल हेल्थ को पढ़ के आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो, अच्छी हो। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ। सबसे पहले हमको साइकाइट्रिक में थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, एनपीआर, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप स्टैंडर्ड्स क्या है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, वो पढ़ने हैं। आगे साइकाइट्रिक इमरजेंसी, जिसमें आ जाता है हमारा क्या, सुसाइड वाला पेशेंट। कोटा याद आ गया होगा आधों को, ना सुसाइड, सुसाइड के बारे में। टाइप्स ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस वही जो एकदम से अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए, वही है। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट में हमारे कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए गए, उन सब के बारे में देखना है। आगे मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ एक्ट क्या होता है, स्कोप क्या है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, प्रिंसिपल्स क्या है मेंटल हेल्थ के, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, LEVEL होता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ICD क्लासिफिकेशन, व्हाट इज ECT, बहुत इंपॉर्टेंट, ECT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे OCD, ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी एंड फोबिया, ईटिंग डिसऑर्डर, इनकी भी बात करेंगे। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल ड्रग्स क्लासिफिकेशन, CBT, कॉमन बिहेवियर थेरेपी, कॉमन बिहेवियर थेरेपी। शॉर्ट आंसर में ASD, ADHD, डिमेंशिया, हिस्टीरिया, स्ट्रेस साइकिल, फिजियोथेरेपी, हिप्नोसिस। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया इसमें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया है, वो क्वेश्चन हम लोग अभी कर लेंगे। ये रहा वो क्वेश्चन है हमारा, MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये एक टूल होता है जो कि हमारा साइकेट्रिस्ट यूज़ करता है। इसके अलावा कोई भी टूल हमको पूरी साइकेट्री में देखने को नहीं मिलता। चलिए बात कर लेते हैं आगे के टॉपिक्स की। ये चार्ट हमको ये एक्सप्लेन करेगा कि हमें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन होता कैसा है, प्रिवेंशन करेंगे उसका। उसके बाद क्राइसिस और इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे जिस तरह से चार्ट में शो रखा है वैसे वैसे हमारे टॉपिक्स आते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन ऊपर ऊपर से होता जाएगा। फिर बता रहा हूँ, आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, ये खाली आपको ओवरव्यू देगा। चलिए, therapeutic communication in mental health nursing, definition and purpose. Purposeful interpersonal communication focused on improving patients' physical and emotional well-being through conscious techniques for understanding and expression. देखें सबसे पहले क्या, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने पेशेंट के लिए क्या क्या काम करा है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट से हम कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, पेशेंट हमारे साथ घुल मिल पा रहा भी है कि घुल मिल नहीं पा रहा, ये सब हमको ध्यान रखकर अगर हम बात करेंगे। जिस फीमेल के साथ अगर फीमेल बात करे तो हो सकता है वो बहुत आसानी से खुल जाए, लेकिन अगर कोई मेल बात करे तो वो उतनी अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बता पाए। जेन्युइननेस, जेन्युइननेस का मतलब आप पूरी ऑनेस्टी के साथ बात करें। ऐसा ना हो कि अपने आप को खुश करने के लिए कोई फॉल्स रिव्यू दे दें। आगे रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, एम्पैथी, कॉन्क्रीटनेस, यानी कि आपको जो भी बात बोलनी है वो बिल्कुल कॉन्क्रीट होकर के सॉलिड तरीके से बोलनी है, ऐसे नहीं कि एकदम लेजी पने से बोल रहे हैं। और कन्फर्टेशन, जो रियलिटी है वही आपको बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना कि जो कि गलत हो, जो कि आपको आपके लिए तो अच्छा है लेकिन उसको फेक बोल, मतलब फॉल्स प्रॉमिस नहीं करने। ये 5 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कई बार पूछी जा चुकी हैं, आप अंडरलाइन कर लें, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, आप हो सके तो इसको याद कर लेना। 5 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी, जेन्युइननेस, रेस्पेक्ट, एम्पैथी, कॉन्क्रीटनेस एंड कॉन्फर्टेशन। चलें आगे, आगे चलते हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्टैंडर्ड। इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कौन कौन सी यूज होती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, तो वो ये है आपके सामने, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। नंबर 1, एम्पैथी। आप जब भी पेशेंट से बात करेंगे आप एम्पैथी शो करेंगे। एम्पैथी मतलब कि ऐसा नहीं कि अरे तेरे को लग गई, हाँ लग गई तो हम क्या करें, इस टाइप से नहीं, आपको उसको इमोशन शो करना है। आगे पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग का मतलब है आपको ओपन क्वेश्चंस पूछने हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही वो बता रहा है तुम ध्यान ही नहीं दे रहे, ऐसा नहीं, एकदम ओपन क्वेश्चंस पूछने हैं। आगे रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब इज्जत से बात करनी है, एकदम धोखाधड़ी एकदम गुस्से में बात नहीं करनी है, अरे वो ये वो, मतलब इज्जत करनी है उसके धर्म की, मान करना, सम्मान करना।
और रीस्टेटिंग का मतलब वो जो बोल रहा है वही दोबारा बोलते, चलो अपन करते हैं ना कई बार कि अच्छा फिर क्या हुआ, तेरी लग गई थी, हाँ लग गई थी, ऐसे करते हैं ना, वैसे रीस्टेट करना है। आगे रिफ्लेक्शन का मतलब है वो जो बोल रहा है उसी की तरह तुम हो, ऐसे नहीं कि तुम तो बहुत पढ़े लिखे अपने आप को शो कर रहे हो और उसको गवार शो कर रहे हो, ऐसे नहीं, जैसे वो अपने आप को शो कर रहा है वैसी उसकी जैसी भाषा, जैसे लोकल भाषा बोल रहा है तुम भी लोकल भाषा बोलो। यूजिंग ह्यूमर, थोड़ा सा कॉमेडी ऐड करो। एनकरेजिंग एक्सप्रेशन यानी कि ऐसे नहीं रोबोट्स की तरह बोल रहे हो, एक्सप्रेशन शो करो। एक्शन, कॉन्वर्टेशन एंड समराइजिंग। कॉन्वर्टेशन यानी कि जो वो बोल रहा है उसको सुनो, कोई खराब खराब बात है उसको इग्नोर, नहीं नहीं नहीं, जो वो बोल रहा है उसको एग्जैक्ट सुनना है। आगे समराइजिंग, कि लास्ट में उसने जो भी बोला उसको समरी कर दो, हाँ अच्छा तुम कहना चाह रहे थे कि तुम्हारे जीजा के छोरा ने, लंबा रूट नहीं लेकर के समरी, जो तुमने उसको सीखा उससे समराइज करो ताकि वो आगे एक्सप्लेन कर पाए। आगे कंफर्ट, उसको कंफर्ट करो। यूजिंग टच, गलत मतलब मत लेना, जो तुम समझ रहे हो उसका मतलब वो कतई नहीं है। कंफर्ट का मतलब है यूजिंग टच, ये जो टच का मतलब बोल रहा है इन पीठ थपथपा दी उस टाइप से ना। आगे एजुकेशन कैसे करनी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मैं थोड़ा सा इसको वो लिख देता हूँ क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये शो नहीं हो रहा होगा, इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा मोटा हो गया, इसको छोटा करना पड़ेगा भाई। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है ना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग यूजिंग टच। आगे चलते हैं। अब फिर क्या करना है अपने को, लिसनिंग भी दो तरह की होती है, एक्टिव लिसनिंग और साइलेंस। एक्टिव लिसनिंग और साइलेंस, एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि जब वो बोल रहा है ऐसा नहीं कि बिल्कुल कहीं और सोच रहे हैं हम लोग वही सोचें, जब वही उसी की बातों में घुसे रहें, वही एक्टिव लिसनिंग है। जैसे वो कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ बता रहा है अपने बारे, तो उसको सुनना है अच्छे से। आगे क्या, पॉज का यूज करना है, साइलेंस का यूज करना है, सोच के बोलना है, ऐसे नहीं कि बीच में उसकी बात काट दी, अधूरी कर दी, अपनी बातें करने लग गए, ऐसे नहीं, साइलेंस का यूज करना है। आगे एक्सप्लोरेशन कैसे करेंगे आप लोग, क्लैरिफाई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आस्किंग क्वेश्चन। एक्सप्लोर करना मतलब क्लैरिफाई करना, ये क्लैरिफिकेशन लिख देता हूँ मैं अच्छे से, ओहो, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लोर करें उसको। और आस्किंग क्वेश्चन, एक्सप्लोर करने का मतलब फिर से वही मत समझ लेना जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, एक्सप्लोर करने का मतलब वो जो फील कर रहा है वही है ना। आगे आस्किंग क्वेश्चन आस्क करें, उससे ओपननेस बढ़ाएं उससे कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो है ना। आगे अब स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, स्टैंडर्ड्स क्या है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, promote mental health, provide evidence-based care, maintain therapeutic relationship, ensure safety, collaborate interdisciplinary। मतलब पहले तो आप स्टैंडर्ड क्या है, हम हमेशा प्रमोट करेंगे मेंटल हेल्थ को। आगे प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड केयर, जैसा जैसा एविडेंस मिल रहा है, ऐसा नहीं कि जो पेशेंट बोल रहा है वही, जो हमको रियल में एविडेंस मिल रहे हैं वो। आगे मेंटेन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप थेराप्यूटिक के लिए, कोई और रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करना है अपने को, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है उसकी केयर के लिए जो रिलेशनशिप रिक्वायर है वही। एंश्योर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, अब वो एकदम गुस्से वाला मरीज हो, एकदम कैटाटोनिक सीजोफ्रीनिया वाला, वो आ जाए हमला करने और तुम बोलो नहीं हम तो केयर देंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। पहले अपनी सेफ्टी उसके बाद उसकी सेफ्टी है ना। मान लेते हैं किसी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, माउथ गैग लगा देंगे। माउथ गैग भी कब लगाते हैं, ड्यूरिंग सीजर्स कुछ भी नहीं करते, सीजर से पहले आने से पहले ही उसके मुंह में माउथ गैग लगाना होता ताकि क्या ना हो, टंग बाइट। आगे कोलैबोरेट इंटरडिसिप्लिनरी, इसका मतलब ये हो गया कि आपस में जो भी हमारा नर्स के साथ जो भी डिसिप्लिन वाला बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक नर्स सुबह आती है एक शाम आती है, तो आप एक दूसरे के साथ जो भी रिकॉर्ड है वो शेयर करेंगे, अपना जितना भी डाटा है पेशेंट का वो शेयर होगा। एनपीआर, नर्स प्रोसेस रिकॉर्ड, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नर्स पेशेंट इंटरेक्शन इंक्लूडिंग वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर टेक्निक यूज एंड इंटरप्रिटेशन, जो भी आपकी बातचीत हुई है वो आप एनपीआर में लिखेंगे, जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होगी। कॉन्फिडेंशियल का मतलब हिडन होगी। साइकेट्रिक इमरजेंसी और क्राइसिस मैनेजमेंट, अब क्राइसिस मैनेजमेंट भी ना बहुत में दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले सुसाइडल बिहेवियर, ऐसा बंदा जो मर नहीं जा रहा था, वायलेंस, वायलेंस जो तुमको मारने आ रहा है, सेल्फ नेग्लेक्ट, साइकोमोटर एजिटेशन, इम्पेयर्ड जजमेंट, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, ऐसे लोग जो मरना चाहते हैं या फिर मारना चाहते हैं वो आते हैं क्राइसिस में। मरना क्यों चाहेगा भाई, डिमोटिवेट हो गया, सुसाइडल अटेम्प्ट हो गया, और मारना क्यों चाहेगा, एक्सट्रीम केस ऑफ मीनिया है, बिल्कुल मारने के लिए आएगा वो अपना। डी एक्सक्लटेशन फेज, अच्छा 5 स्टेज ऑफ मीनिया होती है, उनमें से जो 5वीं स्टेज होती है
एक्सटेसी, उससे पहले आता है एक्सकल्टेशन, उस एक्सकल्टेशन का ही ये ऑपोजिट है डी एक्सकल्टेशन। डी एक्सकल्टेशन का मतलब क्या हो गया, रेस्पेक्ट स्पेस, बी नॉन प्रोवोकेटिव, एस्टैब्लिश कॉन्टेक्ट, बी कॉन्साइज, आइडेंटिफाई व्हाट फीलिंग्स, लिसन, सेट्स लिमिट्स, ऑफर चॉइसेस। कहना क्या चाह रहा है, जो वो बोल रहा है वो सुन लो, और जो आप सुना रहे हो उसको ऐसे सुनाओ कि उसको बुरा ना लगे, और लिसन करो, अच्छे से सुनो, लिमिट सेट करो, ऑफर करो चॉइस को, है ना। क्राइसिस प्रोग्राम, इमरजेंसी साइकेट्रिक सर्विसेज, मोबाइल क्राइसिस टीम, स्टेबलाइजेशन यूनिट, फॉलो आउटपुट केयर। इमरजेंसी साइकेट्रिक सर्विस क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले तो उसको सुला दो, सुलाने के लिए सबसे अच्छी दवा ट्रैंक्यूलाइजर दे दो। आगे मोबाइल क्राइसिस टीम्स, मोबाइल क्राइसिस टीम्स का मतलब क्या है, मोबाइल क्राइसिस टीम्स ऐसी क्राइसिस टीम्स होती हैं जो यहाँ से वहाँ जा सकती हैं। आगे स्टेबलाइजेशन यूनिट्स, ऐसी चीज़ें जो स्टेबलाइज कर दें उसको, जैसे कि ट्रैंक्यूलाइजर, वही बात हो गई। फॉलो आउट पेशेंट केयर, और जब वो ठीक हो जाए तो मतलब कि क्राइसिस ना कर रहा हो, क्राइसिस इन द सेंस आपको मारने पीटने वाली हरकतें ना कर रहा हो, तो फिर क्या करें, आप उसकी केयर करें। आए मेंटल हेल्थ कॉन्सेप्ट, मेंटल हेल्थ की सबको डेफिनेशन तो याद ही होगी, स्टेट ऑफ physical as well as mental well-being where individual realizes its potential, cope with life without stress and productivity and contribute to community। ये हमारी हम किसने दी थी, WHO ने। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 में राइट टू फ्री ट्रीटमेंट फॉर होमलेस एंड BPL बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट, है ना, ऐसे लोग जो कि बेचारे गरीब हैं और BPL है, उनको हम लोग क्या करें, पेशेंट्स को केयर करें। आगे चलते हैं, और क्या बोला, एडवांस डायरेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट प्रेफरेंस, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट। पहले सुसाइड करना भी एक क्राइम था, सुसाइड करना भी क्राइम, मतलब कितनी फनी बात हो गई कि अगर मर गया तो ठीक, नहीं मरा तो जेल में डाल देंगे। बैन ऑन इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का मतलब ऐसा नहीं कि अब कोई मरने वाला आवारा है तो उसके ऊपर हम सारे एक्सपेरिमेंट करें, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। इन्फॉर्म कॉन्सेंट, इन्फॉर्म कॉन्सेंट मतलब बता दो कि क्या करना है नहीं करना। अब देखो, ये भी हो सकता है कि कोई मरीज आया और उसकी परमिशन आपने ली नहीं, आपने कोई परमिशन ली नहीं और क्या किया, सीधा करंट लगा दिया, हाँ साहब ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो हमारा एक्सपेरिमेंट था। ऐसे काम नहीं करना है। इसको प्रमोशन करना है हमको मेंटल हेल्थ का, प्रिवेंट करना है मेंटल इलनेस की, ट्रीटमेंट करना है, रिहेबिलिटेट करना है। रिहेबिलिटेट का मतलब होता है कि मान लेते पेशेंट की हालत खराब हो चुकी है, तो वो मैक्सिमम जितना ठीक हो सकता है उतना हमको ठीक करके लाना है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, और कम्युनिटी मतलब कि हमारे आसपास में जो कम्युनिटी है वहाँ पे मेंटल हेल्थ का प्रमोशन करना है। प्रिंसिपल्स क्या है, इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, होलिस्टिक केयर, ऑटोनॉमी, रेस्पेक्ट, कल्चरल सेंसिटिविटी और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन इन मेंटल हेल्थ, देखो तीन तरह के प्रिवेंशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं, ओ फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी क्या है, पहले एजुकेशन, मतलब कि उसको बीमार होने से पहले बता दो कि भाई देख स्ट्रेस आएगा। देखो इसमें तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसमें भी अगर मैं बताना चाहूँ तो मान लेते हैं कि एक क्राइसिस आया अपने को, एक क्राइसिस ऐसा आया कि एक मरीज था, मरीज क्या, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति जो कि आने आना डेफिनेट है, जैसे फीमेल को पीरियड्स का आना, फीमेल को प्रेगनेंसी का आना, या फिर बच्चे का कॉलेज में जाकर बुली होना, तो पहले ही उसको बता दिया कि देख ऐसे ऐसे होगा, तू संभाल लेना, तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। अच्छा, सेकेंडरी में क्या, मतलब कि ये सेकेंडरी और टर्शियरी से परे की बात है। एक होता है एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है, अचानक से, अगर किसी को 11th क्लास की बायोलॉजी याद हो तो एडवेंटिशियस रूट्स पढ़ते थे ना अपन, एडवेंटिशियस रूट जो कहीं से भी उगाती थी, बरगद में होती है क्रॉप रूट्स, उसी तरह से एडवेंटिशियस मान लेते हैं पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर हो गए। अब जो आपके अंदर गुस्सा आएगा, दुख होगा, वही होगा आपका क्या, सबसे पहला एडवेंटिशियस क्राइसिस। आगे अब इसमें भी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब मान लेते हैं कि पिताजी की मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु होने से पहले ही आपको पता था, इन द सेंस वो बीमार चल रहे थे पर आपको पता था, तो आपको जो शोक होगा या दुख होगा वो कब होगा। अब इन सब के प्रिवेंशन के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में तो आप क्या करेंगे, पहले ही स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ एजुकेशन के लिए लाइफ स्किल बता देंगे कि भैया देखो ऐसा ऐसा होता है ज़िंदगी में, ऐसी जीनी होती है, आप अपना मैनेज करो। सेकेंडरी प्रिवेंशन की साथ बीमारी हो गई, अब क्या, तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, अपनी ट्रीटमेंट चालू कराओ। टर्शियरी प्रिवेंशन, कि आप रिहेबिलिटेशन सेंटर जाएं, वोकेशनल ट्रेनिंग करें, यानी कोई और काम में लगे। देखो जो दारूबाज होता है वो क्या करता है, दारू किसी ने पी ली या फिर अल्कोहल कंजप्शन कर लिया, अल्कोहल कंजप्शन करने के बाद डेफिनेट सी बात है क्या, अल्कोहल कंजप्शन करने के बाद जो पेशेंट होगा उसको मतलब कि आदत हो जाने की पक्की बात है। अब जब आदत हो गई तो हम कैसे छुड़वाएंगे, कुछ भी नहीं, बस आप क्या करेंगे उसको
पहले पहले तो बोलेंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर जाएंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर जाएंगे, वहाँ दवाई मिलेगी और उससे वो छूट जाएगा, लेकिन उसको राजी करना बनाना ये कहाँ पे आएगा, टर्शरी प्रिवेंशन में। आईसीडी 10 का क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे हम लोग। F0 से F9 ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर यानी कि डिलीरियम और डिमेंशिया इसके अंदर आएंगे। सब्सटेंस रिलेटेड 10 से 19। अच्छा इसमें एक जो है ना 49 वो खाली छोड़ा हुआ है। F49 जो है वो खाली खाली छोड़ा हुआ है, ब्लैंक है ना, एक बार मैं क्वेश्चन कर रहा था तब आया था, ब्लैंक छोड़ा हुआ है ये, ब्लैंक, इसमें कुछ भी नहीं है बिल्कुल, है ना। जब ये पीपीटी बनाई होगी तो ये ध्यान नहीं होगा मेरे को, तो ये ब्लैंक है ना। आगे इस तरह से इनका ICD-10 का क्लासिफिकेशन है, ये खुद से याद कर लेंगे। IQ भी 70 to 79 पे आते हैं। सबसे ज़्यादा देखो प्रैक्टिकल में जब मुझसे पूछा था तो ये सीजोफ्रेनिया का पूछा था कि सीजोफ्रेनिया किस में आता है, तो उम्मीद करता हूँ हर कोई आंसर इसका सही देता है, गलत तो कौन ही देगा इसको, है ना। सीजोफ्रेनिया। आगे मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, बिहेवियरल सिंड्रोम्स, ये सब हमको याद ही करने होते हैं, इसमें सीखने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे ईसीटी, देखो ईसीटी इलेक्ट्रो कंजल्टिव थेरेपी कैसे क्या काम करती है। इसमें भी दो टाइप होते हैं ईसीटी के भी, कितने टाइप, टू टाइप्स। पहले अच्छा ईसीटी आई कैसे पता है क्या, ईसीटी आई ऐसे कि एक टाइम था डॉक्टर लेडिस्लाव ने इंट्रोड्यूस की थी, और ईसीटी के पीछे जो स्टोरी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनो। ईसीटी ऐसे है कि वंस अपॉन अ टाइम एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप एक मरीज के अंदर दूसरी बीमारी एंटर करा दो तो पहली बीमारी ठीक हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक मरीज मान लेते हैं किसी बीमारी से पीड़ित है, तो आपने उसके अंदर दूसरी बीमारी ला दी तो वो पहली बीमारी चली जाएगी। सपोज करो कि एक व्यक्ति है, उसके पेट में दर्द हो रहा था हल्का हल्का, वो बड़ा परेशान, तो आपने क्या किया, उसको ठीक करने के लिए उसकी उंगली में हथौड़ा मार दिया। अब उसका पेट का दर्द तो ठीक हो गया पर उंगली का दर्द आ गया, फिर उंगली के दर्द का ट्रीटमेंट कर दिया, तो आपको पेट के दर्द का ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ा। ये एक थ्योरी थी, हालांकि ये थ्योरी झूठी है, लेकिन डॉक्टर लेडिस्लाव ने क्या किया, वो प्रूव कर, मतलब कि उसी थ्योरी का यूज करके क्या किया, ये बोला कि जितने भी ये सीजोफ्रेनिया के और ये डिप्रेशन के पेशेंट है ना, इनके अंदर मैं क्या करूंगा, इनके अंदर मैं इंजेक्शन लगा दूंगा कैंपर के, जिससे कि इनके अंदर आएंगे सीजर्स, और जब सीजर्स आएंगे तो मैं इनका इलाज कर दूंगा, सीजर्स का इलाज कर दूंगा, और ये इनका सीजोफ्रेनिया अपने आप ठीक हो जाएगा। और वहां से पहले आई ईसीटी। ईसीटी कैसे आई आपको समझ में आ गया होगा, अब सुनिए। ईसीटी उस टाइम पे कैंपर के इंजेक्शन से लगाई जा रही थी, लेकिन बाद में इलेक्ट्रोलाइज आया, इलेक्ट्रो कंजर्वेटिव ईसीटी का यूज हुआ, इलेक्ट्रो कंजर्वेटिव थेरेपी का यूज हुआ। जब ये आई तब हम क्या करने लगे, इलेक्ट्रो मतलब कि कंट्रोल लगाने दी। अच्छा किसने की था इसका डिस्कवरी, किसने की थी, एक बिनी करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी, दो लोग थे उन्होंने करी थी, है ना। इंडिकेशन, ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट डिप्रेशन, सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर, कैटाटोनिक एंड सीडी सुसाइडल क्राइसिस। देखो सबसे पहले तो ये कहाँ दी जाती है, सुसाइड वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा दी जाती है, सबसे ज़्यादा काम ही सुसाइडल में करती है, और बाद में कैटाटोनिक सीजोफ्रीनिया में करती है। मैकेनिज्म क्या है, इंट्रोड्यूस करती है सीजर्स को, जिससे कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, और जैसे ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसका सीजोफ्रीनिया भी ठीक हो जाता है, और सीजर्स का इलाज हमारे पास होता ही, उनको हम ठीक कर देते हैं। अच्छा ईसीटी में ज़्यादातर किसको दी जाती है, फीमेल्स को। क्या बात है, फीमेल्स ज़्यादा पागल होती है मतलब, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए स्पेशल टॉपिक्स में हमारे आ जाते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म वो कई बच्चों में होता है ना कि मान लेते हैं कि आप अपने एक दोस्त के घर गए, दोस्त के घर गए, वहाँ उसका बच्चा खेल रहा था। अच्छा बच्चा अपने खेल में लगा हुआ है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने 3-4 घंटे अपने दोस्त से बात करी, और मान लेते हैं आप अपना वॉलेट भूल करके वहाँ पे आ गए। अच्छा 3-4 घंटे बाद आप अपने आए बाहर, उसके बाद आपको 2-3 घंटे बाद फिर याद आया कि अरे मैं तो अपना वॉलेट भूल गया, फिर आप अपने दोस्त के घर गए, अब आपको आपके दोस्त उसके बच्चे से मिले हो गए हुए 7-8 घंटे, 9 घंटे। 9 घंटे बाद भी वो बच्चा अपने आप ही अपने खेल में लगा हुआ है, तो और आपको ध्यान नहीं दे रहा है, वो है आपका ऑटिज्म, यानी बच्चा अपनी खुद की दुनिया में है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माँ बाप ने कभी प्यार ही नहीं दिया, कभी टाइम ही नहीं दिया। ऐसा आपने कभी हिटलर की स्टोरी सुनी हो, तो वो पियानो या फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन उसको खाली पियानो सिखाया गया, या फिर जो भी उसका इंटरेस्ट नहीं था एक कमरे में बंद करके सिखाया गया, उसके माँ बाप ने उसको प्यार नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, वो बड़ा नेता बन गया और उसने कितने मर्डर्स करवाए। तो एज सच क्या, अगर उसके माँ बाप उसको प्यार करते तो हिटलर कभी बनता ही नहीं, है ना। एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बहुत कमाल की डिजीज है ये।
इस डिजीज से अगर आपको याद हो तो एक प्लेयर है ग्लेन फिलिप्स, विराट कोहली का कैच पकड़ा था अभी कुछ टाइम पहले, बड़ा शानदार था, तो वो भी एडीएचडी से ही पीड़ित है। और एडीएचडी एक ऐसी तरह की बीमारी है जिसके अंदर जो बच्चा होता है ना, उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी आती है। अरे आपको लगा होगा कि एक्टिविटी हो रहा था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए एक्टिविटी होना अच्छी बात तब है जब वो सिर्फ एक्टिविटी हो। हाइपर एक्टिव मतलब एक रोटी का किस्सा खाया, फिर खेलने चला गया, वहाँ खेल भी पूरा नहीं हुआ, टीवी देखने लग गया, टीवी पे एपिसोड भी पूरा नहीं देखा, फिर से रोटी खा ली, यानी कि बिल्कुल कोई भी काम पूरा कर ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, उसी को हम एडीएचडी कहेंगे ना। डिमेंशिया, डिमेंशिया माने भूलने की बीमारी। अरे सर ये तो हम सबको है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमेंशिया और एल्जाइमर डिजीज। प्री केमिकल, प्री क्लिनिकल, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और मैनेजमेंट। देखिए सबसे पहले प्री क्लिनिकल मतलब ब्रेन डैमेज होता है पर सिम्टम्स नहीं आते। माइल्ड मतलब मेमोरी लॉस होने लग जाएगा। मॉडरेट यानी कि ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। सीवियर यानी कि अब पहचानेगा भी नहीं किसी को। और मैनेजमेंट में क्या है, आप बोलेंगे कि आप उसको 9 to 5 पूरा एक वर्कआउट दें, शेड्यूल दें। मैं ये फिर बता रहा हूँ, ये पीपीटी एआई जनरेटेड है। अगर आपको पूरी लिंक चाहिए कि आप सारी की सारी डिजीज अपने नोट्स से एक्सप्लेन कर दो, जो कि बहुत बेहतर होगा, तो आप एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। हिस्टीरिया, क्योंकि देखिए ये खाली ओवरव्यू था, मेरे को लगा ओवरव्यू देना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखो साइकाइट्रिक खाली आधे घंटे में लपेटने जितनी सब्जेक्ट है नहीं। अगर ये वाले जो क्वेश्चन है हम नोट से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो इसको भी हमको करने में ज़्यादा नहीं तो कोई 5 से 7 लेक्चर तो लग ही जाएंगे। और 5 से 7 लेक्चर बनाना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग देखेंगे, है ना। अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ तक हैं, तो एक बार कमेंट कर दें ताकि मुझे भी पता चले कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, है ना। नहीं तो कुछ और बनाएंगे जो चलेगा। हिस्टीरिया, हिस्टीरिया बहुत टाइम तक ये माना जाता था कि औरतों में होने वाली बीमारी है, क्योंकि हिस्टीरिया क्या यूट्रस से रिलेटेड है और यूट्रस फीमेल्स में ही होता है। हालांकि ये बात जरूर है कि ये हिस्टीरिया जो है फीमेल्स ही ज़्यादा करती हैं, माता आ जाना। अब किसी को माता आ गई इसका मतलब मैं कतई नहीं बोल रहा कि वो नाटक कर रही है। कईयों को चक्कर आ जाता है, इसका मतलब आपको ये बिल्कुल नहीं मानना है कि वो नाटक है। वो जानबूझ के ऐसा कभी नहीं कर रही है। पर हो क्यों रहा है उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में खाली इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लेते हैं कोई बहू है, उसके ऊपर उसका पति भी चिल्ला रहा है, उसकी सास भी चिल्ला रही है, बेचारी करे तो करे क्या। गुस्सा पनपा 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 अंदर रहा अंदर रहा अंदर रहा, और एक दिन लड़ाई करते 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 उसकी बॉडी गिर गई। अब जैसे ही उसकी बॉडी गिर गई, चक्कर खा करके वो डॉक्टर को लेकर आए, वहाँ पे जो डॉक्टर साहब होते हैं वो पहले ही पहचान जाते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। सीधा बोलते हैं कि अरे कंपाउंडर साहब लाओ एक एनजी ट्यूब डाल दो। जैसे कि एनजी ट्यूब उसकी नोज को टच करेगी, फीमेल को अचानक से होश आ जाएगा। फिर से बोल रहे हैं ये कोई नाटक नहीं है, ये उसकी बॉडी का स्ट्रेस से कोप करने का मैकेनिज्म है। अब क्योंकि वो चक्कर खा के गिर गई तो घर वाला भी बड़ा प्यार से बात कर रहा है, सास भी प्यार से बात कर रही है, तो बच गई ना ऐसे। चलो, स्ट्रेस साइकिल को मैनेज करने का जो ट्रिक है वो ए आ रही है अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉस्टेशन। अलार्म का मतलब है एकदम से आपके अंदर फ्लाइट या फाइट हार्मोन रिलीज होंगे, एकदम से वाइटल्स इंक्रीज होंगे। सपोज करें आपके पीछे कुत्ता भागा, कुत्ता दौड़ा, आपने क्या किया, भागे वहां से या लड़ने का डिसीजन लिया कि नहीं कुत्तों को मारेंगे, उसके बाद क्या, हार्मोन रिलीज हुए, आपकी दिल की धड़कन बढ़ गई, प्यूपिल डायलेट हो गया। आगे रेजिस्टेंस, अब आप भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, इधर उधर भी नहीं देख पा रहे हैं, इरिटेट भी हो रहे हैं, लेकिन अब करें क्या। एग्जॉस्टेशन, अब आपको बिल्कुल थक चुके हैं, कुत्ता बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा आपको, बर्नआउट हो गए, थक गए, अब आपको डर लग रहा है, डिप्रेशन हो रहा है और इलनेस बीमारी भी आ जाएगी। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि मान लें आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, बिजनेस में लॉस खा रहे हैं, लॉस खा रहे हैं, तो आप अलार्म हो गए, अलार्म हो गए कि अब तो हम बचाएंगे, ऐसे बिजनेस को बचाएंगे वैसे बचाएंगे। और बाद में फिर आपका बिजनेस, आपने काम भी किया, कोशिश भी की बचाने की, और मान लेते नहीं बचा, तो आप क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्रोनिक स्ट्रेस के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, इम्यूनिटी कम हो सकती है, सब्सटेंस अब्यूज भी हो सकता है ना। ओहो, चलो अभी एक छोटा सा माइंड मैप है, अगर आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, है ना। जूम आउट कर देता हूँ। कोर कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेंटल हेल्थ इलनेस के बारे में, साइकेट्रिक नर्सिंग रूल्स के बारे में, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसा कर सकते हैं कि आपने ये सब पढ़े या नहीं पढ़े, है ना। उसके लिए एक फ्लो चार्ट है, वही है। थ्योरीज और पर्सनैलिटी क्या हो सकती है, थ्योरीज क्या क्या है, हिपोक्रेट्स ने दी थी ना, ह्यूमन टेम्परामेंट की, खून होता है, काला खून होता है, वही सब। फिजिक के ऊपर दी थी, पतले और मोटे लोगों के ऊपर कौन कैसा होगा। साइकोलॉजिकल थ्योरी की इसने दी, कार्ल जंग ने दी थी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बॉडी कैसी होगी। फिर साइको एनालिटिक थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड, अच्छा वो रॉयल रॉड ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है पता है आपको, रॉयल रॉड ऑफ कॉन्शियसनेस ड्रीम होती है, फ्रॉइड ने पूछा था।
फ्रॉइड ने बोला था, क्वेश्चन आ रखा था एक बार, सो पूछ लिया मैंने। स्ट्रक्चर क्या है इन ईगो और सुपर ईगो, पढ़ा था हम लोगों ने शायद, कभी साइकोलॉजी पढ़ी हो तो। डिफेंस मैकेनिज्म्स याद हो कभी। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ओरल एनल, इसमें सिगमंड फ्रॉइड का कहना था क्या, कि जितने भी मतलब कि जो भी इंसान है वो अपने आप को, जेनेटल्स को सुखी रखने के लिए सब करता है, और वो सब साइकोसेक्सुअल होती है ना। आगे कॉजेटिव फैक्ट, ये रहा हमारा इटियोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कैटेगराइज कॉजेस, और ये सारे के सारे आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। और ठीक है, फिर ख़त्म कर रहे हैं आज की क्लास को। इन केस आपको डिटेल चाहिए कि भैया पूरा डिटेल भी कर दो, अगर डिटेल चाहिएगा तो एक बार कमेंट कर देना, और कमेंट करने के टाइम से तो डिटेल भी बना देंगे, है ना। स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के टाइप हो गए। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, छुट्टी।